हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारी क्लास 7 की ज्योग्राफी चल रही है उसका आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी 4 चैप्टर्स कर चुके हैं अपने, और ये 5, 6, 7 चैप्टर्स हैं इसमें। तो इसके बाद 2 आपकी क्लासेस और बचती हैं, उसके बाद आपकी ये क्लास 7 की ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। दिवाली से पहले ही आपकी खत्म हो जाएगी। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि दिवाली के बाद नवंबर तक का मेरा टारगेट है कि मैं आपकी एनसीईआरटी पूरी खत्म कर दूं, चाहे मुझे एक दिन में 3-3 वीडियोस डालनी पड़े। इससे क्या होगा, आप नवंबर तक अगर आपका एनसीईआरटी का बेस तैयार हो जाता है तो आपके पास पूरा 1 मंथ दिसंबर का और 20 डेज आपके पास जनवरी के बचेंगे, जिसमें आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। मतलब उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे कि हाँ, मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट कर दी है, अब मुझे बाकी चीज़ों पे फोकस करना है। तो मेरा टारगेट यही होगा कि नवंबर एंड तक आपकी एनसीईआरटी पूरी खत्म हो जानी चाहिए। पॉलिटिकल आपकी हो चुकी है, ज्योग्राफी भी आपकी कमिंग वीक में खत्म हो जाएगी विद पीवाईक्यूज। मैं ज्योग्राफी के पीवाईक्यू भी कराऊंगी। उसके बाद सिर्फ आपकी हिस्ट्री बचती है, सिर्फ हिस्ट्री आपकी बचती है। और हिस्ट्री भी मैं 2-2 क्लासेस एक साथ कराऊंगी, 6 और 7 एक साथ कराऊंगी, और 8 और उसके साथ पीवाईक्यू उसके एक साथ कराएंगे। तो ये आपका पूरा प्लानिंग है जो मैंने आपको इसमें बता दिया है। अभी सिर्फ एक फेस्टिवल सीजन है, आप फेस्टिवल एंजॉय करिए अपना अच्छे से। उसके बाद अपनी जी जान से तैयारी करिए और एक ही अटेम्प्ट में अपना सीटेट क्लियर कर दीजिए, और फिर आगे की और अपने करियर की प्लानिंग करिए। चलिए, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं। आप नदी, जल प्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढों में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? आपने देखा है कि एक गड्ढे में पानी भरा हुआ है, लेकिन बारिश हुई है, थोड़ा सा पानी भर गया, लेकिन जैसे ही धूप निकलती है तो वो जल वहां से गायब हो जाता है, जिसमें बच्चे अपनी नाव चला रहे थे। तो वो जल कहाँ पे चला गया? कभी आपने ऐसा सोचा है? तो सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है, मतलब इवेपोरेट हो जाता है, वो वाष्प में बदल जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। फिर जब वो ठंडा हो जाए तो वो बादल बन जाते हैं, और फिर बादलों में से फिर वो वर्षा होने लगती है, और वो ये जल धरती पर आ जाता है, धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसी को हम जल चक्र कहते हैं, वाटर साइकिल। ये क्या है आपकी वाटर साइकिल है ये आपकी। यहाँ पर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि इस वाले डायग्राम में दिया गया है। ये आपका क्या है, वाटर साइकिल है। जैसे कि यहाँ से गड्ढे में से पानी हुआ, यहाँ से पानी ऊपर गया वाष्प बनकर, यहाँ बादलों में गया, बादलों में ये भारी हुआ, वहां से फिर ये वर्षा हुई यहाँ पे, फिर ये वहां गिर गया, गड्ढे में आया यहाँ पर, और यहाँ से फिर वो, मतलब ये एक साइकिल है जो कि इस तरीके से चलती रहती है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। थलशाला मतलब आपकी हो गई ये टेरारियम, इसको थलशाला बोलते हैं। जो जल शताब्दियों उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अब ये क्या है, ये थलशाला क्या होती है जिसको हम टेरारियम बोल रहे हैं? ये क्या चीज है? ये एक बड़े जार का 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा देते हैं। मतलब इस तरीके का एक जार लेते हैं, उसके 1/4 भाग, मतलब इतने में, अगर ये हाफ है तो ये 1/4 हो गया, इसमें मिट्टी भर देते हैं, और इसके अलावा उसमें हुमस की एक पतली परत लगाएंगे। फिर उसमें सबसे पहले ये पौधे लगा देंगे, फिर छोटे पौधों को व्यवस्थित करेंगे और जल की फुहार मतलब छिड़काव कर देंगे, और फिर जार को इसको ऊपर से ढक्कन से बंद कर देंगे। पत्तियों और मिट्टियों के द्वारा जो वाष्पित जल होगा वो संघित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता रहेगा। मतलब पहले वो वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से वो जल की बूंदे बन के फिर वो नीचे इसमें पौधों में ही गिरता रहेगा। ये एक एक्टिविटी है, आप करके भी देख सकते हैं। आलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। आलवण जल कौन सा हो गया? फ्रेश वाटर। ये कौन सा हो गया आपका? फ्रेश वाटर है ये, ठीक है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। लवणीय मतलब कौन सा हो गया? सॉल्टी वाटर। लवणीय हो गया आपका सॉल्टी वाटर,
ठीक है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने के उपयोग में किया जाने वाला नमक होता है। यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आ गया। चीजें देखो, चाहे आप कोई भी मीडियम के हो, फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो चीज पढ़ाई जा रही है वो आपकी समझ में आनी चाहिए। बस अगर आपको वाटर साइकिल समझ में आना है तो वो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर ये वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है जिसमें प्रमुख समुद्र, झीलें और नदियां दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं जल का वितरण। अब ये जल का वितरण किस तरीके से हो रहा है यहाँ पर। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। अब इसमें यहाँ पे परसेंट दी गई है कि महासागर, बर्फ शतक, भूमिगत झीलों का, स्थलीय समुद्र, नमकीन झीलें, वायुमंडल, नदियां, इन सब में कितने परसेंट में जल है, ये अलग अलग दिया हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखी जाए तो लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता जो होती है, सॉल्टी वाटर जो होता है, वो 35 भाग होता है प्रति 1000 ग्राम। ठीक है। अब इजराइल में एक मृत सागर है जिसको डेड सी भी बोलते हैं। उसका नाम डेड सी है, लेकिन उसमें कभी कोई मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता? क्योंकि उसमें इतना सॉल्ट होता है, इतना ज्यादा सॉल्ट होता है कि आपकी बॉडी फ्लोट करती है वहां पर। जब आपकी बॉडी फ्लोट कर रही होती है तो आप उसमें डूब ही नहीं सकते। जब आप डूबेंगे ही नहीं तो आप मरेंगे कैसे। तो ये वाला कंसेप्ट है वहां पर। तो नाम उसका डेड सी है, लेकिन वहां पर कोई मरता नहीं है। तो वहां की जो सॉल्ट की जो मात्रा है वो यहाँ पर बताई गई है कि 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है इसमें वहां पर, क्योंकि नमक की अधिकता में इसमें सघन बना देती है। तो ये क्या होता है, वो आप उसके लिए फ्लोट करते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है कि चम्मच में आप नमक डालकर एक ग्लास में देख सकते हैं कि कौन कितना एक्टिविटी आपकी कर भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब आपको प्यास लगती है तो सिर्फ एक जल ही है जो आपकी प्यास बुझा सकता है। चाहे आप दूध पी लें, छाछ पी लें, चाहे कोई रूह अफ़ज़ा कुछ भी पी लें, लेकिन जो प्यास आपके पानी से बुझेगी वो किसी से नहीं बुझ सकती। तो ऐसे आपको ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम एक बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना आप यूज कर सकते हैं उतना ही उसे यूज करें। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 22 मार्च। ये क्या है? उस दिन वर्ल्ड वाटर डे, ये आपका है वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च को मनाया जाता है जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। मतलब आइडियाज भी निकाले जाते हैं, कुछ नई टेक्निक्स भी निकाली जाती हैं जिस तरीके से जल को आप सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है महासागरीय परिसंचरण। अब ये क्या होता है? समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर मतलब बीच पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणिक गंध, लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल और झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता। मतलब महासागरों में जो जल रहता है वो हमेशा उसकी जो गति होती है वो बनी रहती है, जिससे तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। अब वही हम आगे और भी अच्छे से इसको समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तरंगों की। वेव्स क्या होती हैं? समुद्र तट पर गेंद, जब हम बॉल से खेलते हैं तो गेंद जल में गिर जाती है बॉल, तो क्या होता है? ये दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ अगर आप बॉल से खेलते हैं तो वो फिर वापस उसको कर देती हैं, फिर आप उसे डालेंगे तो फिर कोई लहर आएगी, फिर आपकी बॉल वापस आ जाएगी। जब महासागरीय स्थल पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें हम तरंगे कहते हैं, इन्हें हम वेव्स कहते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा किस तरीके से ये वेव उठ रही है, फिर ये नीचे आएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, उसके बाद फिर वेव चलने लगेगी। क्या आप जानते हैं जब समुद्र सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी हो जाती हैं। छोटी छोटी नहीं है, बड़ी बड़ी भी हो जाती हैं। वो हवा के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखते हैं तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। अगर बहुत तेज हवा चल रही है, तूफान आ रहा है, तो जो समुद्र है उसकी भी जो वेव्स होंगी वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी। इनके कारण अधिकांश विनाश हो जाता है।
भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। सुनामी क्या होती है? वो यही होती है। अब तक का सबसे जो विशाल सुनामी आया है वो 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति चलती हैं। 2004 की सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद जो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें जो इंदिरा पॉइंट था वो डूब गया था 2004 की जो सुनामी आई थी इसमें। अब यहाँ पर देखते हैं सुनामी क्या होता है। पृथ्वी का तांडव होता है सुनामी। अब इसको देख लेते हैं यहाँ पर ये क्या इन्होंने बताया है। ये एक मतलब बिल्कुल सही है घटना जो यहाँ पर दी गई है। 26 दिसंबर 2004 की बात है। हिंद महासागर में सुनामी तरंगों और उदयश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकतम सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 9 मापी गई थी। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जब 6 से 7 तक के बीच में होती है तरंगे, तो 5 से अगर ऊपर है तो इसका मतलब आपको फील हो जाएगा कि भूकंप आया हुआ है अच्छे वाला, और अगर 6 से 7 के बीच में है तो तबाही आपको दिख जाती है। तो सोचो अगर 9 है भूकंप की जो रिएक्टर मापा गया है तो वो किस हद तक नुकसान उसने करा होगा। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी। इसके कारण यह भूकंप आया था। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया था। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों में जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया था, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप जो थे वो पूरी तरीके से डूब गए थे। भारतीय सीमा का जो दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट था जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में था वो डूब गया था। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई कम हो गई थी। जल की गहराई भी कम होने के कारण इसकी गति 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई थी। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई। इसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। इन इमेजेस में आप देख सकते हैं कि सुनामी ने किस तरीके से विनाश किया था। तो भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्रों में जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती है। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे और इसके फलस्वरूप सुनामी की बड़ी तरंग आई और जो लोग उसको देखने के लिए वहां पहुंचे थे वही सबसे ज्यादा मारे गए। अब आता है ज्वार और भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है? ज्वार भाटों को इंग्लिश में हम बोलते हैं टाइड। ये कपड़े धोने वाला टाइड नहीं है, इसे वो ना समझे। ये ज्वार भाटा है जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो समुद्र की लहरों में आता है। ठीक है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। दिन में 2 बार जब जैसे जल एक बार उठता है ऐसे और फिर दूसरी बार ऐसे जल गिरता है तो वो ज्वार और भाटा होता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तो तट से पीछे चला जाता है उसे भाटा कहते हैं। चलो समझ में आ गया होगा। ये वेव है, ये जैसे ये ऊपर की तरफ गई, समुद्र के चढ़ते हुए जल को ज्वार और समुद्र के उतरते हुए जल को भाटा कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। चलो अब यहाँ पर लघु ज्वार भाटा कैसे आता है? जब यहाँ पे ये सूर्य है, यहाँ पर पृथ्वी, यहाँ पर चंद्रमा। और वृहद ज्वार भाटा क्या होता है? जब यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है और
चंद्रमा पृथ्वी के दूसरी तरफ होता है। ठीक है, यहाँ पर इसको एक बार समझ लेते हैं कि क्या होता है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकृषित होता है। इसके कारण उच्च ज्वार आते हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी वेव्स उठते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। यहाँ पर इस एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को वृहद ज्वार कहते हैं, मतलब जो बहुत ऊंचाई तक ऐसे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? वृहद ज्वार बोलते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतरिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है और ऐसे ज्वार को हम लघु कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर चंद्रमा नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? लघु ज्वार भाटा बोलेंगे। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं और उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के उन्हें पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी उसका यूज किया जाता है। अब आती है महासागरीय धाराएं। अब ये क्या होती है महासागरीय धाराएं? एक बार देख लेते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च आकांक्षा से उष्ण कटिबंधीय या निम्न आकांक्षाओं की ओर प्रभावित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय स्तर का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म और शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, मतलब मछली पकड़ने वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा वही माना जाता है। जापान के आसपास या उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब एक मैप इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें इन्होंने जल धाराएं दिखाई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड कलर में जो वेव्स जा रही हैं यहाँ पर देखते हैं वो कोष्ठ धाराएं हैं और जो ब्लू कलर में जा रही हैं वेव्स वो शीत धाराएं। जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये हमारा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा। आपने चीजें पढ़ ली हैं, ज्वार भाटा क्या होता है और सुनामी क्या